अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी शैतान का कुत्ता। दावर ने पीछे से आकर समीना के उठे हुए हाथ पकड़ लिए और आईने में अक्स पर निगाह डालते हुए बोला, यूं कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हो। समीना के चेहरे पर सुर्खी छा गई। उसने हाथ छुड़ाते हुए कहा, हटो, मुझे बाल बनाने दो वरना देर हो जाएगी। दावर ने बाल छोड़ दिए लेकिन वहाँ से हटा नहीं। उसकी नज़रें आईने पर जमी हुई थीं और वो उसे तके जा रहा था। वो चौंक पड़ा। उसने एक तवील सांस ली और बोला, शीशे के पीछे कितनी हसीन दुनिया आबाद है, बेहद हसीन। समीना ने एक नज़र दावर पर डाली और एक आईने पर, फिर बोली, मुझे तो कोई हसीन शायद नज़र नहीं आती। जो कुछ शीशे के इधर है उसी का अक्स शीशे के उधर है। कोई भी तो नई बात नहीं। क्या तुम्हें यकीन है जो कुछ शीशे के उधर है हम उसका अक्स नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है जो कुछ शीशे के उधर है हम उसका अक्स नहीं है? बेढंगा अक्स जो उलट गया है, दावर ने बड़ी संजीदगी से कहा। समीना ने उसे गौर से देखा। वो अजीब बातें कर रहा था। आज तुम बड़ी अजीब बातें कर रहे हो। तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है, दावर ने संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा। तुम मेरी बातों को समझ नहीं सकती और ना समझ सकोगी, लेकिन एक दिन, शायद बहुत जल्द, मैं तुमको शीशे के उधर ले जाऊंगा जब तुम अपने असल से जा मिलोगी। और मैं अपने असल से जा मिलूंगा तब देखना हम कितने ताकतवर होंगे। हमारे वसाइल लामहदूद होंगे। हम इधर और उधर दोनों तरफ की दुनियाओं पर हुकूमत करेंगे। अच्छा, तुम ऐसी ही बातें करते रहना और मुझे तैयार मत होने देना। फिर मुझे इल्ज़ाम देना कि तैयारी में बहुत वक्त लगा दिया, देर कर दी। समीना ने दावर की बकवास पर ध्यान ना देते हुए कहा। दावर आईने के सामने से हट गया। उसने घड़ी पर नज़र डाली और बोला, तुम्हें अब तक तैयार हो जाना चाहिए था। 15 मिनट के अंदर अंदर हमें क्लब पहुंच जाना चाहिए। आज बहुत दिलचस्प मजलिस है, मैं उसका एक लम्हा भी खोना नहीं चाहता। ऐसी जल्दी थी तो तुम्हें कुछ देर पहले आना चाहिए था, समीना ने शिकायती लहजे में कहा। तुमने मुझे वक्त ही कितना दिया था और फिर उसमें भी मुझे तंग करने लगे। चलो अच्छा, अब तैयार हो चुको, दावर ने कदरे तुर्श लहजे में कहा। अगर तुम पहले से बताते तो कितना अच्छा होता। मैंने पापा को कुछ नहीं बताया। वो आएंगे तो मुझे ना पाकर परेशान होंगे और जब मैं तुम्हारे साथ लौटूंगी तो कितना नाराज़ होंगे। क्या तुम पिछले हफ्ते की बात भूल गए? उन्होंने तो मुझे तुमसे मिलने तक को मना कर दिया था। मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है, दावर ने बुरा मुंह बनाकर कहा। रहीम साहेब बहुत मगरूर और चिड़चिड़े हैं। किसी दिन भुगतेंगे, शायद जल्द ही। आखिरी अल्फाज बहुत आहिस्ता कहे गए थे, समीना ने नहीं सुने होंगे। ना मेरे पापा चिड़चिड़े हैं ना मगरूर। ना जाने क्यों वो तुमसे जलते हैं। तुम्हें मेरे साथ देखना ज़रा पसंद नहीं करते, समीना ने समझाया। मैंने कोई जायदाद मार खाई है उनकी? दावर का लहजा बड़ा कड़वा था। कहते हैं जिन लोगों में तुम उठते बैठते हो वो बहुत बुरे लोग हैं। क्या वो सच कहते हैं दावर? समीना ने पूछा। तुमने भी मेरे दोस्तों को देखा है, उनमें क्या बुराई है? दावर ने जवाब दिया। तुम आजकल जिन लोगों के साथ बहुत उठ बैठ रहे हो वो मुझे एक आंख नहीं भाते। पापा ने जिस दिन से तुम्हें उनके साथ देखा है बस उसी दिन से तुम्हारे मुखालिफ हो गए हैं। वो पहले ही दिन से मेरे मुखालिफ हैं और मैं इसकी वजह भी समझता हूँ, दावर ने जले कटे लहजे में कहा। वो शायद उस रियाजीदान अलीम को तुम्हारे लिए पसंद करने लगे थे जो कसरत से तुम्हारे यहाँ आया करता था। तुम्हें मेरी तरफ माइल देखकर जल उठे। तुम्हारा तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सके। उनकी बेटियों बस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। नहीं, तुम गलत समझे, समीना ने जल्दी से कहा। अलीम का इस सिलसिले में नाम मत लो। यकीन जानो तुम्हारे नए दोस्त ही फसाद की जड़ हैं। याद नहीं मैंने तुम्हें बताया या नहीं? तुमसे पापा के झगड़े के अगले दिन ही तुम्हारा कोई दोस्त पापा से मिलने यहाँ आया था। पता नहीं क्या सिलसिला था। दोनों बड़े ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। जब वो चला गया तो मैं पापा के पास गई थी। वो गुस्सा से कांप रहे थे। उन्होंने मुझे एक बार फिर तुमसे ना मिलने की ताकीद की। वो कुछ खौफज़दा से नज़र आ रहे थे। मालूम होता है तुम्हारे दोस्त ने उनको उल्टी सीधी धमकियाँ दी होंगी। कितने दिन हो गए इस बात को, लेकिन अभी तक पापा पर असर बाकी है। वो परेशान रहते हैं। खैर होगा, तुम तैयार होने में अभी कितनी देर और लगाओगी? दावर ने घड़ी की तरफ देखते हुए बड़ी बेसब्री से कहा। बस तैयार हूँ, चलो, समीना ने आईने पर आखिरी नज़र डालते हुए कहा और परस उठाकर दरवाजे की तरफ चल दी। वह इमारत से बाहर निकल रहे थे जब समीना के पापा रहीम साहब की कार गेट में दाखिल हुई। वो खिलाफे मामूल कुछ सवेरे ही घर आ गए थे। पापा आ गए, समीना ने फिक्रमंद नज़रों से दावर की तरफ देखते हुए कहा। देखना इस वक्त उनसे मत उलझना, घबराओ मत, दावर ने बड़े इत्मीनान से कहा। शायद वो ही कन्नी काट जाएं। रहीम साहब बहुत घबराए हुए नजर आ रहे थे। समीना को देखकर वो सीधे उसकी तरफ आए, लेकिन दावर पर नज़र पड़ते ही ठिठक गए। उनके चेहरे पर खौफ के निशानात गहरे हो गए। कांपते हुए हाथ से उन्होंने समीना को साथ आने का इशारा किया और तेज़ी से इमारत में दाखिल हो गए।
समीना को बड़ी हैरत हुई। उसने मुड़कर दावर को देखा जिसके होंठों पर अजीब शैतानी मुस्कुराहट नाच रही थी। उस वक्त दावर समीना को कुछ अच्छा नहीं लगा। वो तेज़ी से रहीम साहब के पीछे भागी। पापा क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, समीना ने उनके करीब पहुंचते हुए कहा। वो रुक गए और मुड़कर समीना के पीछे देखने लगे। जब उन्हें यकीन हो गया कि दावर समीना के साथ साथ नहीं आया तो समीना की तरफ झुकते हुए सरगोशी के अंदाज में बोले, तुमने मेरा कहना नहीं माना और इस शैतान से फिर मिलना शुरू कर दिया। पापा, समीना ने एहतजाजी अंदाज में कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके पापा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर उन्होंने तेज़ी से कहना शुरू किया, बेबी, इस शख्स की कुर्बत अच्छी नहीं, तुम बहुत पछताओगी। मेरा कहना मानो और इससे पीछा छुड़ा लो। अभी वक्त है, मान जाओ। देखो अलीम कितना अच्छा लड़का है, तुम अपना ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारा करो। तो दावर का ख्याल ठीक ही था, समीना ने सोचा। फिर वो अपने पापा से मुखातिब हुई, पापा, दावर मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ और वो भी मुझे चाहता है। आपने इजाज़त दी तो हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं कभी इजाज़त नहीं दूंगा। जानबूझकर तुम्हें कैसे गड़े में धकेल दूं? वो इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारी अकल को क्या हुआ है? रहीम साहब ने कदरे चीखते हुए कहा। उसी वक्त उनकी नज़र दावर पर पड़ी, जो शायद समीना के इंतज़ार से तंग आकर अंदर चलाया था। आवाज़ उनके गले में अटक गई और आंखों में खौफ की झलकियाँ गहरी हो गईं। समीना, दावर का लहजा सख्त था, तुम चल रही हो या मैं अकेला ही चला जाऊँ? मुझे देर हो रही है। बस चलती हूँ, समीना ने कहा। फिर अपने पापा से बोली, पापा, मैं ज़रा देर से आऊँगी, एक जलसे में शिरकत करने। जलसा? कैसा जलसा? समीना के पापा ने चौंक कर पूछा। क्लब में होना है, दावर के दोस्त इकट्ठा होकर किसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, समीना ने जवाब दिया। क्या मौजू होगा और क्या तुम्हारी शिरकत ज़रूरी है? समीना के पापा ने बड़ी बेसब्री से पूछा। पापा, मुझे तफसील नहीं मालूम, दावर को दिलचस्पी है, मैं साथ जा रही हूँ। समीना के लहजे में एहतजाज उमड़ आया था। पहले कभी उसके पापा ने इतने सवालात नहीं किए थे। रहीम साहब तंग नज़र नहीं थे। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को बेजा पाबंदियों से यकसर आज़ाद रखा था। बेटी, आज मत जाओ, देखो ज़रा देर में रात हो जाएगी और मुझे आजकल अंधेरे में तन्हा रहने से बड़ा खौफ महसूस होता है। रहीम साहब के लहजे में बड़ी बेबसी थी। खौफ? पापा, किस चीज़ का खौफ? समीना के लहजे में हैरत थी। पता नहीं वो क्या बला है, मगर मुझे चंद दिन से ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई दरिंदा मुझ पर आंखें गाड़े हमला करने की तैयारी कर रहा हो। मैं जब भी तन्हा होता हूँ अपने गिर्द अजीब सी सरसराहट महसूस करता हूँ। बड़ी अजीब आवाज़ें होती हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई जानवर खुश्क पत्तों पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। अगर अंधेरा हो तो अजीब अजीब रोशनियाँ नज़र आती हैं। अंधेरे में यूँ महसूस होता है जैसे किसी दरिंदे की आंखें चमक रही हों, किसी गैर मरई जानवर की खुली हुई बाँछों से आग की लपटें निकल रही हों। मुझे बेहद सर्दी महसूस होती है और मैं कांपने लगता हूँ। समीना की आंखें हैरत से फटी पड़ रही थीं। ये उसके पापा बोल रहे थे जो फ़खरिया कहते थे कि उन्हें कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगा, जो अपनी जीदारी साबित करने के लिए आधी आधी रात को कब्रिस्तान और शमशानों में घुमाते थे। इस तरह उन्होंने अपने कमज़ोर दिल दोस्तों से कितनी ही शर्तें लगाई थीं और जीती भी थीं। और अब इतनी बुज़दिली का मुजाहरा। नहीं, उसके पापा नहीं डर रहे, ये उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। उसके पापा इस बहाने उसे नहीं जाने देना चाहते। समीना, मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, तुम चल रही हो या नहीं? दावर ने तेज़ लहजे में कहा और फिर समीना के जवाब का इंतज़ार किए बगैर वह मुड़कर बाहर चल दिया। पापा, समीना ने जल्दी जल्दी कहा, अभी अलीम आता होगा, आज उसने आने के लिए कहा था, आप उसे रोक लीजिएगा। मैं चलती हूँ वरना दावर नाराज़ हो जाएगा। समीना मुड़ी और तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई दावर के पीछे बाहर निकल गई। रहीम साहब ने बेबसी से सर हिलाया। उनके दिल को धक्का लगा था। समीना को दावर का ख्याल उनसे ज़्यादा था और समीना वो लड़की थी जिसकी परवरिश की खातिर उन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया था। समीना की माँ उसकी पैदाइश के वक्त ही इंतकाल कर गई थी। रहीम साहब ने समीना ही के ख्याल से दूसरी शादी नहीं की थी। रहीम साहब को सर्दी महसूस हुई और उन्होंने स्वेटर पर कोट भी लाद लिया। जब इसके बाद भी उन्हें गर्माई का एहसास ना हुआ तो वो परेशान हो गए। उसी वक्त उन्हें बराबर के कमरे से खड़बड़ की आवाज़ सुनाई दी और वो चौंक पड़े। बराबर का कमरा बहुत छोटा था और स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल होता था, इसलिए वह अमूमन बंद रहता था। रहीम साहब ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कमरे में झांका। कमरा तारीक था, उन्हें कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्हें किसी शय की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वो महसूस कर रहे थे कि कमरे में कोई गैर मरई शय मौजूद थी, कोई खौफनाक बला, इफ़रीत या सेब। कमरे में कुछ था और ये नामालूम शय उनकी जान की ख्वाहां थी। रहीम साहब को इसका यकीन था। यकायक कमरे में दो रोशनियां चमक उठी और किसी दरिंदे के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी।
रहीम साहब का दिल तेजी से धड़का और खौफ उनकी हड्डियों में सरायत कर गया। ना जाने कैसे उन्होंने हिम्मत की और स्विच दबाकर लाइट ऑन की। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद कमरे में कोई अनोखी बात नजर नहीं आई। कमरे में सामान जूं का तूं भरा था और वो दरिंदा गायब था, जिसकी आवाज़ रहीम साहब ने सुनी थी और जिसकी आंखें चमकती नजर आई थी। रहीम साहब ने लाइट ऑफ की और ज़रा देर इंतज़ार किया कि शायद फिर उन्हें वो चमकती आंखें नजर आईं या दरिंदे की गुर्राहट सुनाई दे। लेकिन जब कुछ भी ना हुआ तो उन्हें ख्याल हुआ कि शायद वो सब उनके परेशान जहन का दिया हुआ धोखा था। लेकिन वो मुसलसल धोखे से अब आजिज आ गए थे। अजीब आवाज़ें सुनना और पुरस्कार रोशनियाँ देखना अब रोज़ का मामूल बनता जा रहा था और वो समझने से कासिर थे कि आखिर ये सब क्या था। बस एक बात का उन्हें यकीन था कि जो कुछ भी था किसी न किसी तरह दावर से ताल्लुक़ रखता था। इसीलिए आजकल दावर से उन्हें खौफ आता था। वो स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करके पलटे तो उन्हें यह महसूस होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा था। कोई दरवाज़ा खोले आंखें जमाए हुए हमला करने के लिए तैयार था। वो बौखलाकर घूम गए लेकिन कुछ भी नजर न आया। वो कुर्सी में गिर गए और आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लगे। उनका जहन परेशान था और उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किस तरह इस पुरस्कार एहसास से छुटकारा हासिल करें। उन्हें अपने एक दोस्त का ख्याल आया जो साइकोलॉजिस्ट था और नफ्सियाती उलझनों के शिकार मरीजों का इलाज करता था। उन्होंने फ़ौरन उसे फ़ोन करने की ठानी। रहीम साहब ने मेज़ पर अपनी काली डायरी तलाश की जो आसानी से मिल गई। वो सारे दोस्तों के पते और टेलीफोन नंबर इसी डायरी में लिख लेते थे। अपने साइकोलॉजिस्ट दोस्त का नंबर तलाश करने के लिए उन्होंने डायरी खोली तो उसमें कागज़ का एक टुकड़ा अटका हुआ मिला। रहीम साहब को इस तरह कागज़, डायरियों और किताबों में ठूंसने से चिढ़ थी, इसलिए इस कागज़ को देखते उन्हें हैरत हुई। उनका पहला ख्याल समीना की तरफ किया। शायद उसने ही डायरी में कोई पता देखने के बाद वो कागज़ रख दिया हो। लेकिन जब कागज़ निकाल कर देखा तो वो डायरी उनके हाथ से छूट गई और यह ख्याल बातिल हो गया। वो हरगिज़ समीना का रखा हुआ कागज़ नहीं हो सकता था। शायद दावर की शरारत मालूम होती थी। रहीम साहब को दावर के उस दोस्त का ख्याल आया जो चंद दिन पहले उनसे मिलने आया था और उनसे बड़े बेहुदा तरीके से पेश आया। उन्हें याद आया कि बातों के दौरान उस बेहुदा शख्स ने मेज़ पर से यह डायरी उठा ली थी और फिर उनके टोकने पर उनके हाथ में दे दी थी। मुमकिन था कागज़ उसी ने रखा हो, लेकिन क्यों? कागज़ का फैलाव 3-4 इंच से ज़्यादा ना रहा होगा। इसे कैंची से काट कर किसी जानवर की शक्ल दे दी गई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी बच्चे ने कुत्ते की तस्वीर बनानी चाहिए और फिर उसे कैंची से काट लिया। कागज़ के सिरे स्याह थे और इस पर कथई रंग के धब्बे पड़े थे जो बड़े अजीब थे। बिल्कुल ऐसे धब्बे जैसे किसी ने रंग के हाथ इस कागज़ से साफ कर लिए हों। रंग काफ़ी गाढ़ा हो रहा होगा क्योंकि धब्बे काफ़ी हद तक उभरे हुए थे। रहीम साहब को ख्याल आया खून के धब्बे भी खुश्क होकर बिल्कुल इसी रंग के हो जाते हैं। कहीं ये धब्बे खून ही के ना रहे हों। रहीम साहब पर इंतहाई खौफ का गलबा हो गया। वो किसी शैतानी चक्कर में फंस गए थे जिससे निजात शायद ज़िंदगी में मुमकिन नहीं थी। उन्हें अपने चारों तरफ दरिंदों और इफरीतों का वजूद महसूस हुआ। उनका दिल चाहा कि वो चीख पड़े, लेकिन उनसे चीखा भी ना गया। कमरे में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने बमुश्किल तमाम लाइट ऑन की। कमरे में रोशनी हुई तो उनका खौफ कदरे कम हुआ। उनकी तवज्जो एक बार फिर उस कागज़ की तरफ गई जो अभी उनके दाहिने हाथ में दबा हुआ था और बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। रहीम साहब की आंखें हैरत से फट पड़ी। उन्हें ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे कागज़ में जान पड़ गई हो। कागज़ का फड़फड़ाना इसी सूरत में मुमकिन था जब कमरे में हवा के झोंके आ रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं था। कागज़ की फड़फड़ाहट में अचानक इजाफा हो गया। रहीम साहब ने वो खुलाकर इसे छोड़ दिया। कागज़ ज़मीन पर नहीं गिरा। वो इसी तरह फड़फड़ाता हुआ बड़ी तेज़ी से कमरे में इधर उधर उड़ने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे उसे किसी चीज़ की तलाश थी जो उसे नहीं मिल रही थी। रहीम साहब ने सोचा शायद कागज़ को कमरे से बाहर निकलने की राह चाहिए। दरवाज़ा भी बंद था और खिड़की भी। कागज़ के बाहर निकलने की एक ही सूरत रह जाती थी कि वो दरवाजे और फर्श के दरमियान दर्ज से सिरक कर बाहर निकल जाता। जैसे एक कागज़ को अचानक मतलूबा शय मिल गई। वो तैर कर ऊपर उठा और जलते हुए बिजली के बल्ब से चिमट गया। अब वो बल्ब से चिमटा हुआ बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। रहीम साहब आंखें फाड़े इस पुरस्कार कागज़ को तक रहे थे जो जगह जगह से भूरा हो गया था। बल्ब की गर्मी से जलाने के लिए काफ़ी थी। ज़रा सी देर में कागज़ के धब्बों पर से धुएं की पतली पतली लकीरें उठने लगीं और फिर एक धब्बा सुलग उठा। वो चिंगारी बना, फिर शोला और तेज़ी से पूरे कागज़ पर फैल गया। या खुदा रहम! रहीम साहब के मुंह से बेसाख्ता निकला। कागज़ के जलते ही कमरे में उनके सामने एक मुकाम पर रोशनियों के पुरस्कार झमाके शुरू हो गए। जलती बुझती रोशनियों के दरमियान बड़ी तेज़ी से एक दरिंदे का वजूद उभरने लगा। सबसे पहले धाने के खतूत उभरे। फैले हुए जबड़ों के दरमियान से नोकीले सफ़ेद दांत चमक रहे थे
और ज़ुबान की हरकत के साथ ही शोलों की लपट महसूस होती थी। कमरे में इसके गुर्राने की आवाज़ भी गूंजने लगी। जूं जूं दरिंदे का जिस्म रोशनियों के दरमियान वाजे होता जा रहा था, गुर्राहट की आवाज़ में भी इजाफा हो रहा था। रहीम साहब सहमे हुए अंदाज में कुर्सी पर पड़े इस पुरस्रार वजूद को उबरता देख रहे थे। खौफ की शिद्दत से उनका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और कवा ढीले पड़ गए थे। वो उठना चाहते थे लेकिन जिस्म हरकत नहीं करता था। चीखना चाहते थे लेकिन नहीं चीख सकते थे। यकायक बाहर किसी कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। किसी ने कार के हॉर्न को ज़ोर ज़ोर से बजाया। रहीम साहब के जिस्म की थरथरी रुक गई और वह एकदम उठ खड़े हुए। वो दरिंदा जो किसी गैर मामूली हब्सा के कुत्ते से मुशाबत रखता था, अब बुरी तरह गुर्रा रहा था और फर्श पर अपने पैरों को पटक रहा था। कोई कॉल बेल का बटन दबा रहा था और मुसलसल दबाया जा रहा था। रहीम साहब दरवाजे की तरफ दौड़े और उसी वक्त उन्हें महसूस हुआ जैसे उस पुरस्कार वजूद ने उन पर छलांग लगा दी हो। वो दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही ज़मीन पर गिर पड़े और इस तरह हाथ पैर फेंकने लगे जैसे किसी शैतानी दरिंदे से कुश्ती लड़ रहे हों। उनकी आवाज़ खुल गई और वो बेतहाशा चीखने लगे थे। बाहर जो कोई भी था उनकी चीखें सुनकर मदद के लिए दौड़ पड़ा। चंद लम्हों बाद जब वो रहीम साहब के तड़पते हुए जिस्म पर झुक रहा था तो रहीम साहब अपने होश में न थे। वो हज़ियानी अंदाज में बेरब्त और टूटे फूटे जुमलों में कह रहे थे, दरिंदा, शैतानी दरिंदा, कागज़ जल गया, बिल्कुल जल गया, दरिंदा, रहम खुदा, शैतानी कुत्ता, राख हो गया। रहीम साहब की आवाज़ धीमे होते होते ख़त्म हो गई और चंद तशन्नजी दौरों के बाद उनका जिस्म भी साकित हो गया। आने वाले नौजवान ने उनके नब्ज़ की तरफ हाथ बढ़ाया और चंद लम्हे नब्ज़ टटोलने के बाद वो खड़ा हो गया। अब उसका रुख टेलीफोन की तरफ था। समीना बहुत बोर हो रही थी। दावर जब क्लब पहुंचा तो जलसा शुरू हो चुका था। समीना ने थोड़ी देर जलसा की कार्रवाई में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो लापरवाह हो गई। मौजूद बहस साइंस और रूहानियत से मुतल्लिक था और बेहद खुश्क था। बहस में हिस्सा लेने वाले और जलसे में मौजूद हाजरीन सभी समीना के लिए अजनबी थे। उसकी दिलचस्पी सिर्फ दावर तक महदूद थी, लेकिन वो वहाँ पहुँचकर जैसे समीना को भूल ही गया था और पूरी तरह तकरीरों के सिलसिले में खो गया था। समीना बड़ी बेदली से इधर उधर देखती रही। फिर शायद वो बैठे बैठे ऊँग गई। क्योंकि दावर ने उसे कंधे से पकड़ कर हिलाया तो उसने आंखें खोली और गायबल दिमागी के साथ दावर को तकने लगी। बोर हो रही थी। दावर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आखिरी तकरीर रह गई है, मैं चाहता हूँ इसे तुम भी सुनो, बहुत दिलचस्प साबित होगी। बेदिली के साथ समीना मुकर्रर की तरफ मुतवज्जा हुई। उसका नाम बख्तियार था और वह एक कबूल सूरत नौजवान था। ना जाने उसमें कौन सी कशिश थी कि एक मरतबा उस पर नज़र डालकर समीना अपनी तवज्जो किसी और तरफ ना मबजूल कर सकी और सहरज़दा अंदाज में उसकी बातें सुनती रही। अब पता नहीं ये बख्तियार की सहरंगेज शख्सियत का असर था या उसकी बातें ही दिलचस्प और मायने खेज थी कि समीना को वक्त का अंदाज़ा भी नहीं रहा और जब तकरीर ख़त्म हुई तो उसने खुद को बेतहाशा तालियां पीटते हुए पाया। आओ मैं तुम्हें बख्तियार से मिलाऊं, वो मेरा बहुत गहरा दोस्त है, दावर ने समीना को खींचते हुए कहा। जलसे में मौजूद सारे मर्द औरत बख्तियार के गिर्द इकट्ठे हो रहे थे। शायद वो उनमें बहुत मकबूल था। दावर रास्ता बनाता रहा और समीना उसके साथ खींचती रही। वह बख्तियार के करीब पहुंचे तो बख्तियार सबको छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने बड़ी गर्मजोशी से दावर के इस्तकबाल किया और जब दावर ने समीना से उसका तारुफ कराया तो उससे बड़ी अच्छी तरह मिला। हाथ मिलाते हुए उसने समीना से कहा, दावर बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसी खातून की कुर्बत हासिल है, मुझे इस पर रश्क आता है। समीना के चेहरे पर सुर्खी छा गई मगर वो बोली कुछ नहीं। अलबत्ता दावर बोल उठा, मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ, क्यों ना तुम मेरी खुशकिस्मती का आम ऐलान कर दो। बड़ी खुशी से, बख्तियार ने कहा और हाथ उठाकर बोला, हजरात ज़रा इधर मुतवज्जा हूँ, मेरे पास एक खुशगवार इतला है। मेरे दोस्त दावर मलिक, जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और जो अनकरीब एक बेहद अहम और मुमताज़ शख्सियत बनने वाले हैं, मिस समीना रहीम की जुल्फ़े गिरहा गिर के असीर हो चुकी हैं। इन दोनों की ख्वाहिश है कि आइंदा जुमे को, जो कि महीने का 13वां दिन भी है और इस तरह हम रूहानियत के परिस्तारों के लिए इंतहाई अहम दिन है, ये दोनों रिश्ता इज़्दवाज से मुंसलिक हो जाएं। सब लोगों ने तालियों से इस ऐलान का खैर मकदम किया और फिर वो लोग दावर और समीना के गिर्द जमा होने लगे। सभी उन दोनों को मुबारकबाद दे रहे थे। समीना के लिए सब कुछ हैरान कुन था। वो गुमसुम सी खड़ी सोच रही थी कि दावर ने उसे कुछ भी नहीं पूछा और इतना बड़ा ऐलान कर दिया। अब वो क्या करे, खुद इसकी तरदीद करे या दावर को इस काम के लिए मजबूर करे। उसने तन्हाई में दावर से बात करने की ठानी और मौके का इंतज़ार करने लगी। सबसे रुखसत होकर वो कार की तरफ चले तो समीना उबल पड़ी। दावर, ये क्या हमाकत की, तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछा और इतना अहम ऐलान करा दिया। अगर मैं वहीं सबके सामने तुम्हारी बात काट देती तो दोस्तों में तुम्हारी कितनी सबकी होती। बहुत, लेकिन समीना डार्लिंग, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम ऐसा नहीं करोगी। दावर बहुत अच्छे मूड में था।
देखो ना, मैंने जब तुमसे शादी की दरख्वास्त की थी तो तुमने हाँ कर दी थी। अब सिर्फ मुनासिब वक्त का तयन करके ऐलान करना बाकी था। ये काम मैंने तुमसे पूछे बिना खुद ही कर दिया। मैं चाहता था अचानक तुम्हें ढेर सारी खुशी हो, मुझे कोई खुशी नहीं हुई। समीना ने बड़े रूखे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें साफ बता दिया था कि अगर पापा तैयार हुए और उन्होंने इजाज़त दी तो हम शादी करेंगे, वरना नहीं। ठीक है, मैं आज या कल में तुम्हारे डैडी से मिलूंगा। वह भी मुझसे खुश नहीं है। उन्हें शायद कुछ गलत फहमी है मेरे मुतल्लिक। मैं उनकी शिकायतें दूर करके उन्हें राज़ी कर लूँगा। मुझे पूरा यकीन है वो मान जाएंगे, तभी मैं तुमसे शादी करूँगा। और अगर वो तैयार ना हुए तो फिर हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, दावर ने कहा। लेकिन डार्लिंग, मुझसे वादा करो, अगर रहीम साहब ने मुखालफत नहीं की तो तुम ऐलान के मुताबिक मुझसे शादी कर लोगी। 13वीं का जुमा मेरे लिए बहुत अहम दिन है। अगर ये शादी होना है तो उसी दिन होगी, वरना फिर कभी नहीं होगी। अगर पापा मान जाएं तो मुझे क्या इनकार हो सकता है। समीना की आवाज़ जज्बात से कपकपा उठी। दावर ने कार का दरवाज़ा खोला और समीना को बैठने का इशारा किया, लेकिन उसी वक्त कोई दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। समीना ठिठक कर खड़ी रह गई और दावर भी आने वाले की तरफ तकने लगा। वो दावर का कोई दोस्त था। उसने हाँफते हुए कहा, मिस समीना के लिए कॉल है। उनके कोई दोस्त मिस्टर अलीम उनसे किसी बहुत अहम सिलसिले में बात करना चाहते हैं। ओह, दावर ने मुंह बनाया। क्या बात हो सकती है? समीना जैसे सोच में पड़ गई। होगी कुछ, घर चलकर उसे फ़ोन कर लेना, दावर ने राय दी। नहीं, कोई अहम बात होगी, वरना अलीम क्लब फ़ोन ना करता। वह बहुत सब्र वाला लड़का है, समीना ने कहा और क्लब की तरफ वापस चल दी। दावर ने भी मजबूरन साथ दिया। समीना ने क्लब के रिसेप्शन काउंटर पर कॉल वसूल की। दूसरी तरफ अलीम ही था। उसने बड़ी बुझी हुई आवाज़ में कहा, समीना, खुद को संभालो और फ़ौरन घर चली आओ, तुम्हारे पापा का इंतकाल हो गया है। रिसीवर समीना के हाथ से छूट गया और वह सख्ते की हालत में खड़ी रह गई। दावर की आंखों में अय्याराना चमक उद कर आई। उसने रिसीवर संभाला और अलीम से बात करने लगा। बात ख़त्म करके वो समीना को सहारा देने के लिए मुड़ा तो उसकी आंखों की चमक में बेपनाह इजाफा हो चुका था और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट खेलने लगी। समीना ने खिड़की से बाहर झांका। सामने अहाते की दीवार थी जो खिलाफे मामूल बहुत ऊंची थी और ठोस ईंटों से बनी हुई थी। अहाता की दीवार से इमारत की दीवार तक खुदरू पौधों का झाड़ झंकाड़ फैला हुआ था। अहाते में वीराने का सा उजाड़पन नुमाया था। समीना ने खिड़की से हटकर कमरे का जायजा लिया। कमरे में पुरानी तर्ज का बदवज़ा फर्नीचर था। भारी भर कम लकड़ी की मसारी पर मोटे गद्दों का बिस्तर बिछा था। सिंगार मेज़ भी पुरानी वज़ा की थी। कमरे की सबसे अजीब चीज़ वो कद्दे-आदम आईना था, जिसकी इस कमरे में मौजूदगी का सबब ही समझ में नहीं आता था। गैर मामूली तौर पर चौड़ा और ऊंचा वो आईना बिल्कुल मसारी के सामने दीवार से लगा खड़ा था। समीना बिस्तर पर लेटे लेटे ज़रा सा सर उठाकर आईने में अपना अक्स देख सकती थी। ये बात उसे कुछ अच्छी नहीं लगी थी। उसने आईने की पोजीशन बदलना चाही थी, लेकिन उसका फ्रेम किसी भारी लकड़ी का बना हुआ था। समीना इसे ज़रा सा भी हिला ना सकी। मसारी भी भारी थी, वरना शायद वो इसे ही थोड़ा तिरछा करने की कोशिश करती। रहीम साहब की मौत बड़ी पुरस्कार रही थी। अलीम जब वहाँ पहुँचा था तो वो तड़प रहे थे और फिर कुछ समझ में ना आने वाली बातें दोहराते हुए ख़त्म हो गए थे। उनके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, मगर चेहरे पर ऐसे ही कर्ब के आसार थे जैसे उन्हें कोई दरिंदा भंबोड़ता रहा हो। मौत का सर्टिफिकेट देने वाले पुलिस सर्जन ने अंदाज़ा लगाया था कि रहीम साहब ने कोई ऐसा जहर इस्तेमाल किया था जिसने उनके जिस्म को अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाया था, और उसी की तकलीफ़ बर्दाश्त ना करते हुए वो बड़ी अजियत के साथ ख़त्म हो गए। अलीम के बयान के मुताबिक कोई चीज़ ऐसी न थी जो रहीम साहब की मौत को कातिल साबित करती, ना ही कोई शहादत खुदकुशी के हक़ में मिलती थी। पुलिस रहीम साहब की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी और उन्होंने उनकी मौत के बारे में अपनी राय महफूज रखी थी। समीना की हालत को देखते हुए दावर ने उसे अपने साथ रहने की दावत दी थी, जिसे समीना ने हिचकिचाहट के साथ कबूल कर लिया। अलीम ने उसे अपनी खाला के पास ले जाने के लिए कहा था कि चंद दिन उनके साथ रह ले, लेकिन अलीम की बात दावर के असरार की नज़र हो गई। दावर का फ्लैट छोटा सा और बड़ा खूबसूरत था, लेकिन दावर समीना को अपने फ्लैट पर नहीं ले गया। वो उसे इस पुरानी इमारत में ले आया था जिसे उसने आबाई मलकियत करार दिया था। इमारत में एक बूढ़ी औरत भी थी जिसे दावर ने अपना दूर का अजीज़ बताया था। मैं तुम्हें अपने साथ रखता, दावर ने कहा था, मगर शादी से पहले ये सब कुछ मुनासिब नहीं। ये इमारत ज़रा पुरानी ज़रूर है, लेकिन तुम यहाँ बहुत आराम से रहोगी। खाला शाजिया तुम्हारी देखभाल और खातिर में कोई कसर न उठा रखेंगी। मैं भी तुम्हें देखने आता रहूँगा। चंद दिन की तो बात है, जुमे को शादी की बहुत मुख्तसर सी तकरीब के बाद हम अपने फ्लैट में जा बसेंगे। समीना ने मौजूदा हालात में जुमा की शादी की मुखालफत की थी, लेकिन दावर नहीं माना। उसने बड़ी सख्ती से इस बात पर जोर दिया था कि शादी होगी तो जुमे को, वरना कभी नहीं। समीना खामोश हो गई थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि मौका पाकर वो फिर दावर से इस सिलसिले में बात करेगी।
दावर सुबह ही आने के लिए कह गया था, लेकिन अब शाम होने को आई थी और वह अभी तक नहीं आया था। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना खाला शाजिया ने उसके पास कमरे में ही पहुंचा दिया। दिन का कुछ हिस्सा दोनों ने साथ ही गुजारा था। उनमें इधर उधर की बातें होती रही थी। समीना खाला शाजिया को अपने मुतालिक बताती रही थी। खाला शाजिया ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। जब भी कोई ऐसा मौका आया कि खाला शाजिया को अपने मुतालिक कुछ बताने की ज़रूरत पेश आती, वो बड़ी खूबसूरती से बात का रुख मोड़ देती और साफ बच जाती। शाम की चाय के बाद समीना ने उनसे दावर के बारे में पूछा। समीना बेटी, दावर ज़रा जज्बाती है, इसलिए उसे अपनी ख़ानदानी रवायत का कुछ ख्याल नहीं रहता, खाला शाजिया ने समझाया। हमारे यहाँ दुल्हा अपनी दुल्हन को शादी से पहले वाले हफ्ते बिल्कुल नहीं देखता। मैंने रात दावर को समझाया था, वो मेरी बात कभी नहीं टालता। चुनाचे अब वो तुमसे जुमे ही को मिलेगा। मगर वगर कुछ नहीं, मुझे बेसब्री पसंद नहीं। 4-5 ही दिन तो बाकी हैं, जुमा दूरी कितना है, खाला शाजिया ने मुंह बनाकर कहा। फिर उन्होंने चाय के बर्तन उठा लिए और कमरे से निकल गई। समीना बोर होकर मसारी पर गिर गई और सरहाने से टेक लगाकर आईने में अपना अक्स देखने लगी। अचानक ही उसे अपनी तन्हाई का शदीद एहसास हुआ। उसका दिल चाहा कि कोई उसका हमदर्द हो, जिससे वो बातें कर सके, जिससे लिपट कर वो रो सके, ताकि गम के उमड़ते हुए बादल बरस कर छट जाएं। उसे अलीम का ख्याल आया। शायद उसकी खाला के यहाँ वो ज़्यादा अच्छी रहती। अगर खाला भी अपने भांजे की तरह मुखलिस है तो यकीनन वो खाला शाजिया से ज़्यादा हमदर्द साबित होती। फिर वो दावर के बारे में सोचने लगी। क्या वो अच्छा साथी साबित होगा? इस वक्त जब उसे किसी साथी की कुर्बत चाहिए, वो उससे दूर ना जाने कहाँ था। वो सब एक बड़े हॉलनुमा कमरे में जमा थे और खामोशी से कमरे के रोशन हिस्से की तरफ देख रहे थे। तारीक कमरे के बीचों बीच रोशनी का दायरा छत में लगी हुई किसी फ्लैश लाइट का नतीजा था। तेज़ रोशनी की जद में एक बड़े से पुराने आईने के सामने दावर दोजानू था। उसने लंबी सी सफ़ेद चादर में अपना जिस्म छुपा रखा था और बड़ी लगन से आईने में अपना अक्स देखकर बुलंद आवाज़ से कुछ पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसने आंखें बंद कर लीं और झूमने लगा। चंद लम्हों बाद उसने दोबारा आंखें खोल दी और खामोश हो गया। वह आहिस्ता आहिस्ता आईने के सामने सीधा खड़ा हो गया। आईने के पीछे से बख्तियार रोशनी के दायरे में आ गया। वो किसी पादरी की तरह लंबा चोगा पहने हुए था। पादरियों की तरह उसके सर पर लंबी टोपी थी। चोगे के नीचे उसकी टांगें उड़ियाँ नजर आ रही थी। उसके दाएं हाथ में एक सलीब थी, जिसको ऊपर से नीचे की तरफ उलट दिया गया था। बाएं हाथ में वह एक पुरानी वज़ा का भारी भरकम कुल्हाड़ा दबाए हुए था। उसने लातीनी ज़ुबान में चंद कलमात अदा किए और खामोशी से बाएं हाथ दावर की तरफ बढ़ा दिया। दावर ने सफ़ेद चादर जिस्म से अलग कर दी और कुल्हाड़ा दोनों हाथों में पकड़कर उसकी तेज़ धार से अपनी रान में शगाफ कर दिया और बहते हुए खून से कुल्हाड़े के फल को तर कर लिया। बख्तियार ने उल्टी सलीब से दावर के सर को थपथपाया और चंद और कलमात अदा करके अंधेरे में सिरक गया। दावर ने 2-3 बार किसी अजनबी ज़ुबान में नारे लगाए और कुल्हाड़ा घुमाकर आईने में अपने अक्स पर दे मारा। आईने का शीशा टुकड़े टुकड़े हो गया। दावर ने कुल्हाड़ा फर्श पर रख दिया और एक बार फिर दोजानू होकर बैठ गया। एक बार फिर बख्तियार रोशनी में आ गया। इस मर्तबा उसके हाथ में किसी धात का बना हुआ एक बड़ा सा गिलास था। उसने कुल्हाड़े के फल पर लगा हुआ खून एक कपड़े से साफ किया और कपड़े को गिलास में डुबोकर निचोड़ दिया। बड़ी खामोशी से वो गिलास उसने दावर की तरफ बढ़ा दिया। बख्तियार, तुम्हें यकीन है मैं कामयाब रहूँगा? दावर ने सरगोशी के अंदाज में पूछा। यकीनन, बख्तियार ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। देर मत करो, इसे जल्दी से पी जाओ, डर लगता है। दावर ने कपकपाते हुए हाथों से गिलास संभालते हुए कहा। बेवकूफ़ी मत करो, जल्दी से पी जाओ। बख्तियार की आवाज़ में फहमाइश और इस्तराब था। झिझकते हुए दावर ने गिलास ऊपर उठाया, मुंह से लगाया और सांस रोककर तेज़ी से गिलास का सारा सियाल पी गया। बख्तियार अंधेरे में सिरक गया। दावर का जिस्म ज़ोर ज़ोर से कांप रहा था। उसके चेहरे से तशन्नुज के आसार हवीदा थे और वो किसी अजियत में मुब्तला नजर आता था। ये तुमने मुझे क्या पिला दिया है बख्तियार? उसने अटक अटक कर चीखते हुए कहा, लेकिन किसी ने उसे जवाब न दिया। तकलीफ शायद बढ़ गई थी क्योंकि दावर अब फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। बख्तियार, तुमने मुझे मार डाला, धोखा दिया। एक बार फिर दावर चिल्लाया। इस मर्तबा भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर शायद वो इन्हीं अल्फाज की तकरार करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ हल्की होती गई, आखिर बिल्कुल मादूम हो गई। इसके साथ ही दावर का जिस्म भी साकित हो गया। चंद लम्हों के लिए कमरे में मौजूद अफराद खामोशी से सांस रोके बेहिस्सो हरकत बैठे रहे। फिर बख्तियार ने हरकत की। वो रोशनी के दायरे में दाखिल हुआ और एक हाथ उठाकर कुछ पढ़ने लगा। इसके खात्मे पर उसने ताली बजाई और किसी ने कमरे में रोशनी कर दी। बख्तियार ने 2 आदमियों को बुलाया। वह एक स्ट्रेचर ले आए। उस पर दावर का जिस्म सीधा करके लिटा दिया गया। दावर की आंखें खुली हुई थी। चेहरा तकलीफ और तशन्नुज के आसार जम जाने से बिगड़ कर रह गया था और खुले हुए मुंह से उसके चमकीले सफ़ेद दांत झलक रहे थे। बख्तियार ने सफ़ेद चादर फर्श से उठाकर दावर के जिस्म को ढक दिया और उसके साथ ही स्ट्रेचर उठाने लगे।
कमरे में बदस्तूर खामोशी छाई हुई थी। आधी रात के करीब अचानक समीना की आंख खुली। चंद लम्हे बिस्तर पर पड़ी वो सोचती रही कि इस तरह आंख खुलने की क्या वजह हो सकती थी। कमरे में हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। घड़ी की टिक टिक के सिवा कोई दूसरी आवाज़ नहीं थी। इसलिए किसी आवाज़ को सुनकर वो यकीनन नहीं उठी थी, तो फिर वो क्यों उठी थी? कमरे में नाइट बल्ब की हल्की रोशनी थी। इस हल्की रोशनी में वो कमरे की सब चीज़ें साफ साफ देख सकती थी। कोई भी गैर मामूली बात नहीं थी, लेकिन इस तरह आंख खुलना तो गैर मामूली ही था। वो तो गहरी नींद सोने वाली थी। आंख खुलने के अलावा उसकी तबीयत की बेचैनी भी गैर मामूली ही थी। उसने सर उठाकर एक बार फिर कमरे में नज़र दौड़ाई। सब चीज़ें जू की तू थी, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई बात बेकायदा हो, कोई चीज़ वो ना हो जो नज़र आती थी। उसकी नज़रें सामने आने पर जम गई। वह अपना धुंधला धुंधला अक्स देख सकती थी, मगर उसका अक्स धुंधला धुंधला क्यों था? अचानक उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और उसे मालूम हो गया गैर मामूली बात क्या थी। आईने में उसका अक्स तो मौजूद था, लेकिन उसके चेहरे के पीछे मसहरी का सरहाना गायब था। यही नहीं, अक्स में कमरे की सभी चीज़ें गायब थीं। बस हल्की हल्की धुंध सी थी जो उसके अक्स को भी धुंधलाए हुए थी। समीना उठकर आईने के सामने आ गई। अब वो अपना पूरा जिस्म आईने में साफ देख सकती थी, मगर और कोई भी चीज़ आईने की दूसरी तरफ नहीं थी। समीना के देखते देखते वो हल्की हल्की धुंध जो बज़ाहिर आईने की दूसरी तरफ हर चीज़ को अपनी लपेट में लिए हुए थी, छट गई। इसके साथ ही समीना का अक्स भी मादूम हो गया। एक कमरे का मंजर उभरा, लेकिन वो कमरा तो हरगिज़ नहीं था जिसमें इस वक्त समीना खड़ी हुई थी। ये तो कोई और ही कमरा था जिसमें मौजूद हर चीज़ यहाँ न थी। वो मसहरी जो कमरे के बीचों बीच पड़ी हुई थी पुरानी ज़रूर थी, मगर बदवज़ा हरगिज़ नहीं थी, और इस पर बिछा हुआ बिस्तर अतलस और कम ख्वाब से बना नजर आता था। उस बिस्तर पर लेटे हुए शख्स पर नज़र पड़ी तो बेसाख्ता समीना की चीख निकल गई। वह दावर था और बिस्तर पर पड़ा उसे तके जा रहा था। समीना आईने से और करीब हो गई। कमरे का मंजर इस तरह इधर उधर फैल गया जैसे किसी खिड़की या दरवाजे के करीब आने से बाहर का मंजर फैल जाता है, वसी हो जाता है। समीना के दिल में बेख्तियार यह ख्वाहिश उभरी कि वो खिड़की की तरफ खुले हुए आईने में कदम रखकर उधर लेटे हुए दावर से जा मिले, लेकिन उसने सख्ती से इस ख्वाहिश को दबा दिया। शायद इसकी वजह यह हो कि उसके ख्याल में आईने को खिड़की की तरह नहीं पार किया जा सकता था। समीना चंद कदम पीछे हट गई। उसने दावर के चेहरे पर इज़्तिराब झलकते देखा। फिर वो उठकर उसके करीब आया। समीना झिझक कर और पीछे हट गई। उसने दावर के चेहरे पर इज़्तिराब झलकते देखा। उसे एकदम खौफ महसूस हुआ और वह वापस मसहरी की तरफ दौड़ी। मसहरी पर पड़ी वो चंद लम्हे अपने हवास को दुरुस्त करने में लगी रही, लेकिन जब ज़रा दिल की धड़कन काबू में आई तो उसने पलटकर आईने की तरफ देखा। इसका अक्स अब भी गायब था और आईने में उस अजनबी कमरे का मंजर बदस्तूर मौजूद था। वैसे अब समीना को कमरे का बहुत ही कम हिस्सा नजर आ रहा था और इस हिस्से में दावर की झलक नहीं थी। समीना सीधी हुई तो एक मरतबा फिर उसकी चीख निकल गई। दावर तो मसहरी की पट्टी से लगा खड़ा था। खौफ से समीना की घिग्गी बंद गई। दावर बेहिस्सो हरकत खड़ा उसे घूरता रहा। उसकी नज़रों में ना जाने क्या चीज़ थी कि समीना का खौफ आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दूर हो गया और एक अनजानी सी मुसरत उसके दिल में करवट लेने लगी। दावर ने हरकत की और उसकी तरफ झुकने लगा। वह झुककर समीना को चूम लेना चाहता था, मगर फिर ना जाने क्यों वह रुक गया। एक लम्हे खड़ा समीना को देखता रहा, फिर मुड़कर आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरफ चल दिया। दावर, समीना ने सरगोशी के अंदाज में पुकारा, लेकिन दावर नहीं रुका, न उसकी तरफ मुड़ा। वो आईने के पास गया और फिर समीना ने उसे आईने में समाते हुए देखा। दूसरे लम्हे वो आईने के पार दूसरी तरफ मसहरी के पास खड़ा था। एक बार फिर धुंध ने आईने की दूसरी तरफ हर चीज़ को अपने अंदर समो लिया। समीना का अक्स उभर आया और फिर एकदम धुंध गायब हो गई। अब आईना बिल्कुल आम अंदाज में समीना और उसके कमरे का अक्स जाहिर कर रहा था। समीना को एक मरतबा फिर खौफ ने आ दबाया। वो उठी और सीधी दरवाजे की तरफ लपकी। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा मगर खोल ना सकी। वो शायद दूसरी तरफ से बंद था। उसने खूब ज़ोर से दरवाज़ा पीटा। इमारत में कहीं किसी और कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दूसरी तरफ से कुंडी गिरी और दरवाज़ा खुल गया। समीना को एक मरतबा फिर हैरत के हमले से दो चार होना पड़ा। उसके सामने शब ख्वाबी के लिबास में बख्तियार खड़ा था और उसके चेहरे पर बड़ी शैतानी मुस्कुराहट थी। जुमेरात के दिन अलीम दफ्तर से लौटा तो घर पर समीना को अपना मुंतज़िर पाया। अलीम 2 कमरों के एक छोटे से मकान में अकेला रहता था। समीना ताला लगे हुए दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी उसकी वापसी का इंतज़ार कर रही थी। सीढ़ियों का सामना सड़क पर से नहीं होता था। बीच में छोटे से लॉन की दीवार हाइल होती थी, जिसका दरवाज़ा सीढ़ियों से हटकर वाक़ था और किसी किस्म की रोक से महरूम था। पहले भी कभी ऐसा हुआ था कि समीना बगैर किसी प्रोग्राम के अलीम से मिलने उसके लौटने से पहले आ गई, तो उसे इसी तरह इंतज़ार करना पड़ा। इस लिहाज से तो अलीम के लिए कोई हैरत की बात नहीं थी,
लेकिन आज बात कुछ और थी, इसलिए उसे हैरत हुई। समीना, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कई दिन से तलाश कर रहा था, उसने कहा। क्यों? समीना ने मरी मरी आवाज़ में पूछा। उसकी हालत बहुत खस्ता हो रही थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा जर्द और आंखों के नीचे स्याही के साए। पुलिस को ज़रूरत थी। अलीम ने उसकी खस्ता हाली से मुतासिर होकर जल्दी जल्दी ताला खोलते हुए कहा। कोई ख़ास बात? शायद नहीं, आओ अंदर आ जाओ, अलीम ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मेरा ख्याल है खानापुरी की बातें थी। तुम्हें घर पर ना पाकर वो लोग मेरे पास आए थे। मैं उन्हें दावर के फ्लैट पर ले गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने क्लब में पता किया और दूसरी जगहों पर देखा। ना तुम्हारा कोई पता चलता था ना दावर का। तुम कहाँ चली गई थी आखिर? मुझे बहुत फिक्र हो गई थी। समीना ने अलीम पर एक नज़र डाली और सोचने लगी, ये शख्स कितना पुरखुलूस दिल रखता है। उसकी मोहब्बत का दावेदार था, लेकिन दावर के मुकाबले में मोहब्बत की बाजी हार कर भी वो आम मोहब्बत करने वालों की तरह उससे बददिल नहीं हुआ और अब भी उसके लिए उतना ही परेशान हो जाता था। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? अलीम ने उसकी नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। तुम ज़रा बैठो, मैं कॉफ़ी के लिए पानी रखा हूँ। तुम्हें शायद गरम गरम कॉफ़ी की सख्त ज़रूरत है तो शायद, समीना ने कहा। लेकिन तुम वक्त ज़ाया मत करो अलीम, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कैसी मुसीबत? अलीम ने कदरे परेशान होते हुए कहा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ किसी वक्त भी पहुँच सकती हैं। समीना की आवाज़ में खौफ उमड़ आया था। कौन लोग? तुम किनका जिक्र कर रही हो? दावर के दोस्त बख्तियार और उसके साथी। वो लोग कल रात को मेरी शादी दावर से करना चाहती हैं और दावर कोई शैतान है। वो शीशों और आइनों में इस तरह आता जाता है जैसे वो दरवाजे या खिड़कियाँ नहीं हों। 2-3 रातों से वो मुझे बेहद परेशान कर रहा है। आईने से निकलकर वो मेरे पास आ जाता है और मुझे परेशान करता रहता है। ना जाने क्यों उसकी मौजूदगी में मैं बेसुध हो जाती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। समीना, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? ज़रा आहिस्ता आहिस्ता सिलसिलेवार बताओ, आखिर ये सब क्या चक्कर है? कोई शैतानी चक्कर है, समीना ने कहा। और फिर सोच सोच कर उसने बताना शुरू किया कि किस तरह दावर ने बख्तियार से क्लब में जलसे के बाद शादी का ऐलान कराया, किस तरह रहीम साहब की मौत के बाद उसने दावर को अपने साथ रहने की दावत दी और किस तरह वह समीना को खाला शाजिया के पास छोड़कर खुद गायब हो गया। उसने आईने और उसमें से दावर के निकलकर अपने पास आने का जिक्र तफसील से किया और बोली, खाला शाजिया बख्तियार की माँ है और वह इमारत उन दोनों की रिहाइश का है। मुझे इस इमारत में कैद रखा गया और मजबूर किया गया कि मैं अपना सारा वक्त इसी कमरे में गुजारूं जिसमें वह मनहूस आईना रखा हुआ है। रात को उस आईने में दावर नजर आता है। वह आईने से बाहर निकलकर मेरे पास आ जाता है, मुझे छूता है, प्यार करता है। रोज़ाना थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ हो जाता है और मेरे साथ रहने का वक्त भी बढ़ाता जा रहा है, लेकिन दिन निकलने से पहले ही वो लौट जाता है। बख्तियार और उसकी माँ दोनों जुमे को मेरी शादी की तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से कर रही हैं। एक सफ़ेद हुरैरी गाउन मेरे लिए सिलाए जो बिल्कुल ऐसा है जैसा ईसाई दुल्हनें शादी के मौका पर इस्तेमाल करती हैं। और ना जाने क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। मैं बेहद खौफजदा हूँ अलीम। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो शादी ना कर रहे हो, मुझे किसी शैतान के हवाले कर रहे हो, जैसे मुझे किसी मतलब के हसूल की खातिर कुर्बानी चढ़ा रहे हो। अलीम, मुझे उनसे बचाओ, मेरी मदद करो अलीम। समीना रोने लगी थी। अलीम ने उसे दिलासा दिया और पूछा, तुमने वो शीशा क्यों नहीं तोड़ दिया जो सारी मुसीबत की जड़ है? मैंने कोशिश की थी, समीना ने कहा, मगर वो ना जाने किस तरह बना है, किसी तरह टूटता ही नहीं, बहुत मजबूत है। तुम आज कैसे निकल आई? खाला शाजिया शाम की चाय लाई तो मुझे मौका मिल गया। मैंने उन पर पीछे से हमला किया और सर में मेज़ का टुकड़ा मारा जो मैंने सुबह ही मेज़ तोड़कर अलग कर लिया था। वो बेहोश हो गई थी। मैं कमरे से बाहर निकल आई। अलीम, वही इमारत तो शैतानों का मस्कन मालूम होती है। मैं बाहर निकलने की राह तलाश कर रही थी। एक कमरे में घुसी तो मुझे एक तख्त पर दावर की लाश रखी नजर आई। दावर की लाश? अलीम चौंक पड़ा। हाँ, शायद लाश ही थी। जिस्म ठंडा नहीं हुआ था मगर नब्ज डूब चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे उसका दम बड़ी तकलीफ से निकला होगा, क्योंकि चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। समीना खौफ से कपकपा रही थी। तब तो फिर तुम्हारी मुश्किल हल हो गई। वो मर ही गया जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी। अलीम ने इत्मीनान का सांस लिया। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। दावर को मरे हुए तो शायद कई दिन हो गए होंगे। तुम तो कह रही थी कि वो। हाँ, लगता तो यही था जैसे वो इसी वक्त मरा हो। बिल्कुल ताज़ा लाश नजर आती थी मगर थी नहीं। जिस कमरे में वो लाश नजर आई थी बुरी हालत में था, गर्द और मकड़ी के जालों से हटा हुआ, और दावर की लाश पर भी काफ़ी गर्द जमा हो गई थी। 2-1 जगह मकड़ी के जाले भी नजर आए थे। ओह, ये तो वाकई कोई शैतानी चक्कर मालूम होता है। हमें फ़ौरन ही पुलिस की मदद हासिल करना चाहिए, शायद वो। मगर अलीम की बात अधूरी रह गई। किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और समीना चीखकर अलीम से आ लिपटी। वो आ गए, वो मुझे लेने आ गए, उसने सरगोशियों के अंदाज में कहा। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। वह आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। फिर कोई अंदर दाखिल हुआ।
बख्तियार, समीना ने सिसकी भरी। बख्तियार के साथ 2 आदमी और भी थे। वह तीनों अंदर आ गए। बख्तियार बोला, मुझे यकीन था समीना तुम यहीं मिलोगी। बस सलीम का पता मालूम करने में ज़रा देर लगी, वरना शायद हम ज़रा देर पहले ही पहुंच जाते। आओ अब देर ना करो, हमारे साथ चलो। खाला शाजिया भी तुम्हें मुआफ़ कर देगी। कल की तकरीब के लिए हम सारी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। कल तुम अपने महबूब दावर की चहीती बीवी बन जाओगी। और तुमको क्या चाहिए? दावर मर चुका है, अलीम ने बड़े इत्मीनान से कहा। वो ज़रा भी खौफजदा नजर नहीं आता था। ओह। बख्तियार ने लंबा सांस लिया तो समीना दावर को सोते हुए देख चुकी है। वो सो रहा है, मरा नहीं है। क्या समीना ने तुम्हें बताया नहीं? वो रोज़ रात को समीना के पास आता है। वो कोई शैतान है, दावर मर चुका है और अब समीना तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगी। तुम लोग फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। दावर सो रहा है और कल रात तक सोता रहेगा, बख्तियार ने अलीम की धमकी को यकसर नज़रअंदाज करते हुए कहा। और कल जब वो जागेगा तो दुनिया की कोई कुव्वत उसका मुकाबला न कर सकेगी। वो सब पर हुकूमत करेगा, लेकिन मेरा हमेशा गुलाम रहेगा। उसके ज़रिए असल में मैं दुनिया पर हुकूमत करूँगा। तो तुम यूं नहीं जाओगे, अलीम ने समीना को अपने से जुदा करते हुए कहा। मगर इससे पहले कि अलीम कुछ करता, बख्तियार के इशारे पर उसके साथी अलीम पर टूट पड़े। उनके हाथों में लोहे के सरिये थे। किसी एक का सरिया अलीम के सर पर पड़ा और अलीम चकराकर फर्श पर आ रहा। उसका डूबता हुआ जहन समीना की तवील चीख सुन रहा था। फिर सब कुछ तारीकी की नज़र हो गया। वो बेहोश हो गया था। दोबारा उसे होश आया तो कमरे में बिजली की रोशनी हो रही थी। उसका सर भारी हो रहा था और उसमें दर्द के झमाके बड़े तसलसल से हो रहे थे। फिर भी वो महसूस कर सकता था कि कोई उसके पास ही बैठा है। वह बिस्तर पर था और पलंग की पट्टी से लगी हुई कुर्सी पर बख्तियार बैठा उसी की कोई किताब पढ़ रहा था। वो उठकर बैठा तो बख्तियार किताब बंद करता हुआ उठकर खड़ा हो गया। तुम होश में आ गए, मैं इसी बात का मुंतज़िर था, बख्तियार ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी राह में जो भी हायल होता है उसे मैं खुद नहीं मारता, अलबत्ता उसके मारे जाने के लिए राह ज़रूर हमवार कर देता हूँ। रहीम साहब का हशर तुम देख ही चुके हो। मैं उनसे एक ही मर्तबा मिला था, उनकी मौत से कई दिन पहले, और अब तुमसे भी दोबारा मुलाकात की उम्मीद नहीं। शायद आज की रात ही तुम्हारे लिए आखिरी रात हो। बख्तियार अलीम के करीब आया और उसकी किताब आगे बढ़ाते हुए बोला, लो इसे संभाल लो तो मैं चलूँ। अलीम ने किताब हाथ में थाम ली। बख्तियार बड़े शैतानी अंदाज में मुस्कुराया और बोला, मेरे शिकार कितने भोले होते हैं, अपनी मौत को अपने हाथों गले लगाते ज़रा नहीं झिझकते। अच्छा डियर, मैं तो चलता हूँ, कल के लिए इंतज़ामात का आखिरी जायज़ा ले लूँ, कभी कोई कमी रह गई हो। वह मुड़ा और तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। अलीम उसकी आखिरी बात को समझने में लगा हुआ था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो उठा के जल्दी जल्दी अपनी हालत दुरुस्त करके थाने जाए। उसे यकीन था कि समीना को बख्तियार के गुर्गे उसके घर ले गए होंगे। वहाँ से समीना को बरामद करना पुलिस ही का काम था। वह ठिठक कर रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ उसके कमरे में मौजूद थी। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर भी उसको इत्मीनान नहीं हुआ। कमरे में यकीनन कोई शय मौजूद थी, कोई नादीदा गैर मरई शय। उसकी नज़र बख्तियार की दी हुई किताब पर पड़ी जो अभी उसके हाथ में दबी हुई थी। कोई कागज़ इसके और आग के दरमियान से बाहर निकला हुआ था और इस तरह फड़फड़ा रहा था जैसे कमरे में बहुत तेज़ हवा चल रही हो। अलीम ने कागज़ पकड़कर बाहर खींच लिया और बड़ी हैरत से इस कागज़ को तकने लगा, जो किसी जानवर की ऐसी कटी हुई तस्वीर की तरह था जैसी बच्चे कागज़ काट कर बना लेते हैं, और उस पर सुर्ख धब्बे शायद ताज़ा ताज़ा खून के थे। अलीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे इस तस्वीर में जान पड़ गई हो। उसने बौखलाकर कागज़ हाथ से छोड़ दिया। कमरे में सर्दी गैर मामूली तौर पर बढ़ गई थी। इसके बावजूद अलीम के माथे पर पसीना के कतरे उभर आए थे। कागज़ फर्श पर गिरने की बजाय कमरे में उड़ता फिर रहा था, जैसे उसे किसी चीज़ की तलाश हो। एक बार वो ज़रा सी देर के लिए मेज़ के उस हिस्से पर ठहरा जहाँ शायद बख्तियार अधजली सिगरेट छोड़ गया था। सिगरेट के बुझे हुए टोटे पर चंद लम्हों के लिए वो कागजी तस्वीर ठहरी, फिर वह वहाँ से उड़ी। इस मर्तबा इसका रुख जलते हुए बल्ब की तरफ था। बल्ब पर हिफाजत के लिए तारों की जाली चढ़ी हुई थी और शेड लगा हुआ था। कागज़ उस जाली से जा चिमटा और इस तरह लहराने लगा जैसे वह जाली पार करके बल्ब तक पहुंचने के लिए बेताब हो। अलीम को रहीम साहब के आखिरी अल्फाज याद आए। उन अल्फाज में किसी कागज़ के जलने का जिक्र था और वह एक कागज़ को गर्मी की तलाश में सिगरेट के बुझे हुए टोटे पर, जिसमें शायद खफीफ सी गर्मी बाकी रही होगी, और फिर जलते हुए बल्ब की तरफ झपटते हुए देख चुका था। बात जैसे उसकी समझ में आ गई। कागज़ का जलना उसे अपनी जान के लिए मोहलिक नजर आया। उसने लपक कर उस कागज़ को पकड़ लिया। एक हाथ में मजबूती से इस कागज़ को पकड़े पकड़े उसने दूसरे हाथ से जेबी डायरी निकाली और उसका कवर खोलकर कवर में बने हुए लिफाफे में उस कागज़ को ठूंस दिया। फिर डायरी को मजबूती से बंद करके इसे जेब में रख लिया।
बिस्तर पर बैठकर उसने अपने माथे से पसीना पहुंचा और लेटकर अपना सांस दुरुस्त करने लगा। उसे कमरे में किसी गैर मादी वजूद की मौजूदगी का एहसास अब भी था, लेकिन अब उसका दिल मुतमईन था कि फ़िलहाल उसको कोई ख़तरा नहीं था। खाला शाजिया ने समीना को सफ़ेद गाउन पहनाकर आईने के सामने ला खड़ा किया और बोली, देखो बेटी, तुम इस गाउन में कितनी अच्छी नज़र आ रही हो। समीना ने बोझल बोझल आंखों से आईने में अपना अक्स देखा। उसके ज़हन पर गनूदगी सवार थी और सर भारी हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि सब उसे अकेला छोड़ दें। यह शायद उस कॉफ़ी का असर था जो उसे सुबह से कई मरतबा पिलाई गई थी। उसे दिन भर भूखा रखा गया था और कॉफ़ी में मिली हुई दवा के असर से वो सोती ही रही थी। कोई घंटा भर पहले उसे खाला शाजिया और बख्तियार ने उठाया था। खाला शाजिया सहारा देकर उसे गुसल खाने में ले गई थी, जहाँ उसे पता नहीं किस चीज़ से नहलाया गया था कि उसका सारा जिस्म चिपचिपा रहा था और उससे बड़ी नागवार सी बू उठ रही थी। इसके बाद उसका जिस्म तौलिए से रगड़ रगड़ कर साफ़ किया गया था और फिर कमरे में लाकर खाला शाजिया ने शादी का गाउन उसे पहना दिया था। मैं सोऊंगी, मिनमिनाते हुए समीना ने खाला शाजिया से कहा। ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, बस आधे घंटे इंतज़ार करो। ठीक 12 बजे दावर आएगा, उससे तुम्हारी शादी होगी और फिर तुम दोनों दुल्हा दुल्हन सोना या जागना तुम्हारी मर्जी। खाला शाजिया ने मायने खेज अंदाज में कहा। 11:15 बजे बख्तियार और एक और आदमी दावर को सहारा देते हुए कमरे में लाए। समीना ने पहली नज़र में यही समझा था कि वो सहारा देकर दावर को लाए थे, लेकिन फ़ौरन ही उसे एहसास हुआ कि दावर की टांगें उठ नहीं रही थीं, फर्श पर घसीट रही थीं। फिर बख्तियार का साथी दावर को संभाल कर खड़ा हो गया और बख्तियार कमरे से बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद जब वो लौटा तो उसके जिस्म पर पादरियों का सा चोगा था और सर पर लंबी ताजनुमा टोपी। उसके हाथ में एक वजनी तेज़ धार वाला कुल्हाड़ा था जिसे उसने फर्श पर रख दिया। समीना खामोशी से खड़ी झूम रही थी। उसकी आंखों में नींद का खुमार था और शायद इसी खुमार से उसका जहन माऊफ था। खाला शाजिया उसे थामे खड़ी थी और बख्तियार का साथी दावर के जिस्म को बिल्कुल समीना के पास लिए खड़ा था। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे दावर समीना पादरी के सामने सर झुकाए खड़े हों और पादरी शादी की दुआएं पढ़ रहा हो। बख्तियार ने वाकई कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था। कनखियों से वो आईने की तरफ भी देख रहा था, जहां अब कमरे का मंजर हल्की हल्की धुंध में छुप गया था। फिर धुंध छटी तो दावर शाहाना लिबास में मलबूस खड़ा कीना तोज नज़रों से उन्हें घूरता नजर आया। बख्तियार ने बुलंद आवाज़ से अपने पढ़ने का सिलसिला जारी रखा। आईने में से दावर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगा। कमरे में आते ही वो दावर के बेजान गर्म जिस्म पर टूट पड़ा। वो उसे बड़े गुस्से में भंबोड़ रहा था। उसी वक्त कमरे में लगे हुए घंटे ने 12 बजाए। बख्तियार ने जल्दी से फर्श पर से कुल्हाड़ा उठाया और उसे संभालता हुआ शीशे की तरफ झपटा, लेकिन ठीक उसी वक्त खिड़की में से अलीम कूदा। अलीम ने बख्तियार के उठे हुए हाथों को पकड़ लिया। ओ बदबख्त, ये तू क्या कर रहा है? हट जा, वरना सब कुछ चौपट हो जाएगा। बख्तियार की आवाज़ में बला की फिक्र थी। बख्तियार का साथी जो दावर का बेजान जिस्म छोड़कर फर्श पर गिर पड़ा था, उठकर अलीम की तरफ झपटा। खाला शाजिया गश खाकर फर्श पर ढेर हो गई थी और समीना फर्श ही पर लेटकर सो गई थी। दावर के अक्स ने दावर के जिस्म को बुरी तरह नोच खसूट डाला था और अब खड़ा होकर हाँप रहा था। बख्तियार और उसके साथी की कोशिश थी कि अलीम कुल्हाड़ा छोड़ दे, मगर अलीम अपनी गिरफ्त ढीली नहीं कर रहा था। यकबारगी अलीम ने बुलंद आवाज़ में खुदा का नाम लिया, जैसे कमरे में बिजली सी चमक गई। बख्तियार और उसका साथी लड़खड़ा गए और कुल्हाड़ा अलीम के हाथों में झूलता रह गया। दावर का अक्स शीशे की तरफ भागा और तेज़ी से उसमें समाने लगा। एक बार फिर अल्लाह अकबर का नारा लगाकर अलीम ने कुल्हाड़ा आईने पर दे मारा। बड़े ज़ोर का धमाका हुआ। चंद लम्हों के लिए उन सब की आंखें तेज़ रोशनी में खीरा हो गई। जब दोबारा उनकी आंखें देखने के काबिल हुई तो उन्होंने देखा आईने का शीशा टुकड़े टुकड़े हो गया था और उसकी शिकस्ता लकड़ी ने आग पकड़ ली थी और तेज़ी से जल रही थी। ओ जालिम, ये तूने क्या किया? मेरी सारी मेहनत ज़ाय कर दी, मेरा ख्वाब हमेशा के लिए चिकनाचूर कर दिया। बख्तियार हाथ से अपना सर थामे बड़बड़ा रहा था। लो आंसू पहुँच लो। अलीम ने अपना रुमाल बख्तियार की तरफ बढ़ाया। बख्तियार ने बेख्याली में हाथ बढ़ाकर रुमाल थाम लिया, लेकिन फिर उसे कुछ ख्याल आया और वह चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा। अपना रुमाल अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। अब तो तुम इसे ले चुके हो और अब तुमने शायद अपनी मौत अपने ही हाथों गले लगा ली है, अलीम ने खनकती हुई आवाज़ में कहा। बख्तियार के चेहरे पर मौत की जर्दी छा गई। उसने कांपते हाथों से रुमाल की तह खोली। एक कागज़ अचानक रुमाल से जुदा हुआ और फड़फड़ाता हुआ जलती हुई लकड़ी की तरफ चला। नहीं, बख्तियार चीखा और बेसाख्ता कागज़ की तरफ लपका, लेकिन वह उसके हाथों में नहीं आया। एक जलते हुए शोले से लिपटा और जल उठा। बख्तियार का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने रोशनी के झमाके हो रहे थे। फिर सारी रोशनियां मिलकर एक हो गईं और उनके दरमियान से एक दरिंदे का वजूद उभरने लगा। बख्तियार जानता था कि वो शैतान का कुत्ता था। खुद उसी ने तो अपने खून की भीड़ देकर उसे बुलाया था, लेकिन बुलावे का संदेशा, कागजी तस्वीर अलीम की मलकियत में नहीं जली थी, उसके हाथों से निकल कर जली थी। अब यह शैतानी कुत्ता उसकी जान लेने के लिए ज़ाहिर हो रहा था।
कमरे के दूसरे मकीन उस दरिंदे को नहीं देख सकते थे। अलीम जो 24 घंटे से इसकी मौजूदगी महसूस कर रहा था, अब इस बार से हल्का हो गया था। बख्तियार ने शायद भागने की कोशिश की। उसने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई थी, लेकिन वह भाग नहीं सका। वो गिरा और तड़पने लगा। उसकी कर्मनाक चीखें कमरे में गूंज उठीं। अजियतनाक मौत ने उसे दबोच लिया था। चंद दिन बाद अलीम समीना के घर बैठा उसे कह रहा था, बख्तियार के साथी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये वाकई शैतानी चक्कर था। बख्तियार दावर के अक्स को तस्खीर करना चाहता था। अगर मुझे ज़रा सी भी देर हो जाती तो वह कामयाब हो जाता। फिर उसकी शैतानी कुव्वत से कोई नहीं टकरा सकता था। जब दावर का अक्स उसके बेजान जिस्म पर झपटा था, बख्तियार कुल्हाड़े के जरिए आईना तोड़ देता। दावर के अक्स के लिए सिर्फ यही रास्ता रह जाता कि वह दावर के जिस्म में हलौल कर जाए। इसके बाद वह बख्तियार के जादू के असर से हमेशा उसके कब्जा में रहता। ये बख्तियार का जादू ही था कि मरने के इतने दिन बाद भी दावर का जिस्म सही रहा, और ऐसे था जैसे दावर की रूह जिस्म से अभी निकली हो। और बख्तियार की मौत कैसे हुई थी? वह एक रवायती गैरमरी दरिंदे का शिकार हुआ था, जिसके बारे में एक किताब मुझे उस दिन लाइब्रेरी में मिल गई थी। समीना ने मोहब्बत भरी नज़रों से अलीम की तरफ देखा, फिर ठंडी सांस भरकर बोली, पापा ठीक ही कहते थे, दावर शैतान था। काश मैं उससे कभी न मिली होती। दावर को बख्तियार ने शैतान बनाना चाहा था। खुदा का शुक्र है कि वह अपनी कोशिश में कामयाब ना हुआ। बहरहाल दावर ख़त्म हो गया। समीना के लहजे में कोई इशारा पोशीदा था। हाँ, अलीम ने उसकी नज़रों का जवाब नज़रों में ही देते हुए कहा, अब शायद हमारे दरमियान कोई और दावर कभी नहीं आएगा। ठीक है ना? समीना ने कदरे शर्मा कर सर झुका लिया।